स्टूडेंट नमस्कारम। पराशर एकेडमी का क्लास 9 का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है इसमें दोबारा आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और आज एक स्टूडेंट का मैं काउंसलिंग कर रहा था, अभी क्लास 9 से क्लास 10 में मूव किया है वो। तो उसने मेरे से कहा सर मैंने क्लास 9 में काफी मेहनत की, उसके बाद भी जो मेरा इम्प्रूवमेंट है रिजल्ट में बहुत ही माइनर रहा। सर मेरे मेहनत करने के जो तरीका है, मेहनत करने का जो मेरा तरीका है या पढ़ने की जो स्टाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की। एक्चुअली जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में कि स्टडी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पढ़ाई जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया और विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, धीरे धीरे ये नॉलेज एक्युमुलेट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज एसेट होता है या एक हथियार की तरह होता है आपका जो नॉलेज है। तो जब आप चीजों को समझते हो तो वो आपका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में इन फॉर्म ऑफ स्कीमा स्टोर हो जाता है, जिससे आगे काम आता है। तो एक्चुअली में वो बच्चा मेहनत किया लेकिन उसको रिजल्ट वैसा नहीं दिखा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसका रीजन ये है कि वो अब मेहनत करना स्टार्ट किया, जबकि उसके क्लास का जो टॉपर है वो कई सालों से ऐसे ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे कंटिन्यू देते आ रहा है, जिसकी वजह से आज वो क्लास के टॉप पोजीशन पे है। टॉपर और जो बॉटम लेवल पे बच्चा होता है डफर, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, टॉपर कंटिन्यूअस स्टडी करता है और जो बॉटम लेवल बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करते हैं। सो अगर जो बॉटम लेवल पे है या एवरेज स्टूडेंट है वो टॉप पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना है। आप 2-3 घंटे कम से कम रोज पढ़ो और राइटिंग स्किल अपनी इंप्रूव करो। राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगा और कंटिन्यूअस कैसे पढ़ोगे, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे पराशर एकेडमी का ये जो लेक्चर सीरीज है मिलता रहेगा। सो स्टूडेंट अगेन वेलकम एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 30 सेकेंड लगेगा, नीचे वीडियो के बटन है, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड कमेंट करें। ये आप मुझे गुरुदक्षिणा दे रहे हो, थैंक यू। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है। पिछले टॉपिक पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने डिस्कस किया था, आप जाके पिछले वॉल्यूम में देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर चेंज करने से जो मैटर है उसके स्टेट्स पे या मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या चेंज आता है, व्हाट हैपन, क्या होता है। तो बच्चों स्टूडेंट्स, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, आपके एनसीईआरटी में इतनी बातें बोली गई है कि प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बढ़ता है, पार्टिकल क्लोज आते हैं, क्लोज आने से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। कंडेंसेशन होता है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज कंडेंसेशन? अगेन रिपीट रिकॉल, इट इज द प्रोसेस होता है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज करने से और थोड़ा पॉइंट मैंने इंक्लूड किया। मैंने कहा 90 to 100 स्कोर कन्वर्ट करने में या 80 to 90 स्कोर कन्वर्ट करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। ये लिखने से टीचर को इंप्रेशन बनता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, फॉलो करते रहे आप। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एरो अपवर्ड मतलब बढ़ जाता है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स घट जाता है बंधु। फोर्स बढ़ेगा, दूर से नजदीक आएंगे, स्पेस घट जाएगा, ठीक है। अगेन थर्ड है काइनेटिक एनर्जी। जब स्पेस कम होगा तो घूम फिर नहीं पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो दूर जा नहीं पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम होगा और यहाँ पे वो कम दिख रहा है। ये सब प्रेशर बढ़ाने से ये कम हो रहा है। डिफ्यूजन, गैस में पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्यूज करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल कम डिफ्यूज करते हैं। प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स की डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। खुद सोचो, यही तो है कमाल साइंस का, जितना सोचोगे उतना सीखोगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन बच्चों, इवापोरेशन में क्या है कि इवापोरेशन और इसका एक और मेल में बिछड़ा हुआ भाई वेपोराइजेशन, दोनों एक जैसे हैं, बहुत ही तंग करते हैं। इवापोरेशन कहता है
कि मैं एक एडिशनल चीज लेके साथ में चलूंगा। वेपराइजेशन कहता है कि मेरे पास जो है मैं उसी से खुश हूं। वेपराइजेशन में हमने पढ़ा था, वेपराइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट changes into gaseous state at fixed temperature and pressure, and that fixed temperature is boiling point of liquid. लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान देना, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वेपराइजेशन। वाई इवोपोरेशन कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी भी टेम्परेचर पे अपना बदल लूंगा, रूप स्टेट अपना चेंज कर लूंगा। तो इवोपोरेशन बस वो एडवांटेज ले लेता है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर, इवोपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच, डेफिनेशन देखना है, दो कीवर्ड है, ध्यान रखना है। इवोपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे कपड़े सूखते हैं आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं सूखते हैं। पानी की टंकी से पानी क्या होता है, उड़ जाता है हवा में, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वो सारे फेनोमेना, ये सब कुछ 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 40, 42, 39, 35, 30 डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज इवोपोरेशन। ठीक है, अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि अक्सर टीचर को बहुत प्यार है इन क्वेश्चन से, बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इवोपोरेशन के बारे में। इवोपोरेशन और वेपराइजेशन दो आपके मूल्य के धोबी हैं। एक धोबी जो कहता है कि मैं फिक्स रेट पे कपड़े सुखाऊंगा, और दूसरा धोबी जो बोलता है मैं किसी रेट पे कपड़े सुखा दूंगा। किसी रेट पे कपड़े सुखाने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी टेम्परेचर पे मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। दोस्तों, मैं हूं इवोपोरेशन, मैं हूं इवोपोरेशन। और एक फिक्स टेम्परेचर में कपड़ों को सुखाऊंगा, वो दो भी कौन सा है? वेपराइजेशन, जो कहता है कि मैं बॉइलिंग पॉइंट पे ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूंगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि अब इवोपोरेशन को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवोपोरेशन को हैम्पर करते हैं, जिनकी वजह से इवोपोरेशन बढ़ता है, घटता है। ठीक है, रेट ऑफ इवोपोरेशन को कौन से फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं, किन किन की वजह से इवोपोरेशन बढ़ता घटता है? दोस्तों, 4 फैक्टर। एक है टेम्परेचर। अभी मैंने कहा कि ठंडी के टाइम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं क्योंकि धूप नहीं होता है, धूप नहीं होने से टेम्परेचर कम होता है। गर्मी के टाइम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, धूप होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवोपोरेशन बढ़ेगा। अगला है दोस्त ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। जितना ज्यादा आपके एटमोस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स गैसेस फॉर्म होंगे, उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा। आप देखते हो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पे बॉटल, एक ऑब्जर्वेशन ध्यान देना, बारिश के टाइम में फ्रिज से बॉटल निकाल के आप बाहर रखते हो, बॉटल के बाहर बहुत ज्यादा क्या होते हैं? वाटर कंडेंसेंट होकर दिखते हैं, जबकि समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में बहुत कम वाटर दिखते हैं। कंपैरिजन करना है, ठीक है? यानी बारिश के टाइम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है और समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में ह्यूमिडिटी कम होता है। अब देखो, कपड़े में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कपड़े के वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर कहां जाएंगे? एटमोस्फेयर में। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एटमोस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का क्राउड ज्यादा है, पहले ही बाहर क्राउड ज्यादा है। अब क्या कपड़ों से वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। इट मीन्स कि आपका कपड़ा सूखने में देर होगा। इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवोपोरेशन कम होता है। ठीक है, अगला है बच्चा हमारा विंड स्पीड, यानी हवा के झोंके। ठीक है, जितना तेज हवा चलता है उतने तेज मम्मी के कपड़े सूखते हैं। मम्मी जो कपड़े छत पे डालती है या बालकनी में डालती है, रूम के कंपैरिजन में कपड़े बालकनी में और बालकनी कंपैरिजन में कपड़े छत पे जल्दी सूखते हैं, क्योंकि उनको हवा ज्यादा लगता है। कैसे? हवा चलती है, कपड़े से जो लिक्विड फॉर्म में थे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के जब गैसेस फॉर्म में आते हैं कपड़े के अराउंड, तो हवा बहा के उनको दूर लेके चली जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कपड़ों के आसपास। तो बार बार पार्टिकल्स, तो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो हटते जाते हैं और नए मॉलिक्यूल्स तेजी से बाहर आते जाते हैं, तो कपड़ा जल्दी सूखता है। इसका मतलब ये है कि जब विंड स्पीड ज्यादा होता है कपड़े ज्यादा सूखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आधी में कपड़े सुखा देना, गलत। अगला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? अपने बनियान धुलना,
बिल्कुल अच्छी आदत है। एक बार अपनी बनियान को बॉल बना के रख देना और एक बार अपनी बनियान को स्ट्रिंग यानी धागे पे सुखाना। देखना एक दिन में 2 बनियान धुल दो और टाइम ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा कि जो कपड़ा आपने धागे पे लटका रखा है वो जल्दी सूख रहा है इन कंपैरिजन टू जिस कपड़े दूसरे कपड़े को जिसको बॉल बनाया है उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने धागे पे अपना कपड़ा फैला रखा है उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। सरफेस एरिया का मतलब वो एरिया जिसके कांटेक्ट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो कपड़ा फैला हुआ है उसका ज्यादा है, तो उस पे क्या होगा, ज्यादा हीट लगेगा, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी सूखेगा, और जिसका सरफेस एरिया कम है वो लेट से सूखेगा। इट मीन्स कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इवोपोरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ये गुरुदक्षिणा है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम फिर वापस हाजिर होंगे। इवोपोरेशन जो डे टू डे लाइफ में होता है, इवोपोरेशन इन डेली लाइफ। सो थैंक यू, अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।